हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 बोर्ड जो भी मैथ के तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पहला क्लास आज शुरू होने वाला है। पहला क्लास में हम लोग पढ़ने वाले जो चैप्टर वो है रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे को दिमाग में चलता है कि ये चैप्टर हमको समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर समझेंगे इस चैप्टर को। और अक्सर देखा जाता है लगभग कोचिंग में ये चैप्टर पहले कभी भी स्टार्ट नहीं किया जाता है मैथ का। रिलेशन एंड फंक्शन कोई भी टीचर, लगभग टीचर देखने को मिलता है कि रिलेशन एंड फंक्शन कभी भी पहले चैप्टर स्टार्ट नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं? तो उनको लगता है कि कोई भी बच्चे आएंगे और वैसे पहला क्लास में उनको डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ा के स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो बच्चे को कम समझ में आएगा, तो उनको बच्चे को लगेगा कि हमको मैथ इनसे पढ़ने समझ में नहीं आ रहा है। इस कारण से क्या करते हैं टीचर, ये चैप्टर पहले स्टार्ट नहीं करते। सबसे आसान चैप्टर जो है मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, जो वही चैप्टर स्टार्ट किया जाता है लगभग कोचिंग में। लेकिन चलिए हम स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। अब पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी बच्चे 11th क्लास में भी नहीं भी पढ़े हैं फंक्शन चैप्टर, उनको भी समझ में आएगा, इसलिए कि हम लोग 11th क्लास से ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे। 11th क्लास से जो बेसिक चीज का जरूरत पड़ेगा, सारी चीजों का डिस्कशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाए तो हम लोग आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है, इसमें सबसे पहले हम लोग को टॉपिक समझना है। सब चैप्टर का नाम सभी को पता है, रिलेशन एंड फंक्शन है। इसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रखता है वो कौन सा है? तो हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्तीय गुणन, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कार्तीय गुणन कैसे निकलता है, वो हम लोग समझने वाले। एक बार हम लोग डिफिनेशन पर भी गौर करेंगे, लेकिन सिर्फ डिफिनेशन पर गौर करने से नहीं होगा। बेसिकली हम लोग को क्या करना है, डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी है। डिफिनेशन देखते ही बच्चे को लगता है कि मैथ में क्या डिफिनेशन पढ़े, लेकिन डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे मैथ का नॉलेज लेना चाहते हैं तो जरूर हर एक चीज का डिफिनेशन भी जानना आपके लिए जरूरी है। सिर्फ आप एग्जाम्पल से समझ जाए वो अलग बात है, समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज मिस कर देते हैं। जब अच्छे से एग्जाम देते हैं तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि डिफिनेशन जरूरी पड़ जाता है। और डिफिनेशन को समझ में आना भी चाहिए बच्चे को, इसलिए डिफिनेशन हर एक जगह ध्यान देना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्तीय गुणन किसको कहते हैं। तो दो अरिक्त समुच्चय, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे को यही समझ में नहीं आ गई ये अरिक्त समुच्चय क्या होता है। अरिक्त समुच्चय का मतलब सबको पता है कि एक कलेक्शन ऑफ किसी चीज का सेट होता है जो सभी के लिए क्या होता है, सही होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अरिक्त मतलब कि जो रिक्त नहीं हो, मतलब जो खाली नहीं, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसा दो समुच्चय लेते, एक पी है और एक क्या है, क्यू है। तो कार्तीय गुणन कैसे दिखाते हैं इसको? तो कार्तीय गुणन को हम लोग दिखाते हैं पी गुने क्यू से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पी गुने क्यू से दर्शाते हैं। उन सभी क्रमिक युग्मकों के समुच्चय है जिनमें प्रथम घटक पी से तथा द्वितीय घटक किससे लिया जाता है, क्यू से लिया जाता है, लेकर बनाया जा सकता है। तो उसी को देखो, कार्तीय गुणन को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है पी कोमा क्यू के रूप में ब्रैकेट के अंदर। इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग प्रथम घटक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम घटक कहते हैं। जो यहाँ पर सेकंड वाला लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय घटक कहते हैं। इसको हम लोग द्वितीय घटक कहते हैं। एक बार आपको सभी को वीडियो अच्छे से देख लेना है, इसके बाद आपको इसको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। लास्ट में बाद में वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये प्रथम घटक हो गया, ये द्वितीय घटक हो गया। बहुत सारे बच्चे लिखने के चक्कर में समझना भूल जाते हैं। तो ये प्रथम, इसको प्रथम घटक कहते हैं, इसको द्वितीय घटक। ये जो प्रथम घटक आता है तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डिफिनेशन, प्रथम जो घटक आता है वो कहाँ से आता है, पहला समुच्चय से, पहला सेट से आता है। जो दूसरा घटक आता है वो कहाँ से आता है, तो इसके दूसरे समुच्चय से निकल के आता है। इतना बात क्लियर है? अब इसको हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ समुच्चय है, दो समुच्चय मेरे पास है। एक ए समुच्चय है जिसमें एलिमेंट जो है ए बी है, ध्यान समझिएगा। और मेरे पास एक बी समुच्चय है और बी का जो एलिमेंट है
वो है 1 2 3। ये एक समुच्चय को दर्शाया जा रहा है, समुच्चय को दर्शाया ऐसी प्रकार से दर्शाया जाता है। आप इतना थोड़ा बहुत 11 में जरूर पढ़े होंगे, फिर में नहीं पढ़े होंगे तो समझ जाइए कि ये एक क्या है, ये एक समुच्चय को दर्शाया जाए। एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट क्या है, ए और बी है। और वैसे बी एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट क्या है, ए बी, वो 1 2 3 है। तो दो समुच्चय यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में हमको ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब एक के साथ बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कार्तीय गुणन हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, अगर ए गुने बी निकालना है, बहुत सिंपल है, नॉर्मल ही गुना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ए गुने बी निकालना तो ये भी एक समुच्चय बनेगा, लेकिन ए गुने बी का एलिमेंट कैसे दिखाना है, स्मॉल ब्रैकेट करना है। ये पहला वाला, ये वाला जो होगा प्रथम घटक होगा, ये द्वितीय घटक होगा। प्रथम घटक हमेशा किससे आएगा, पहला वाला से, मतलब ए से आएगा, और दूसरा वाला उससे आएगा। ठीक, देखिए पहले ए के साथ यहाँ पे ध्यान समझेंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान समझेंगे तो पहले जो ए के साथ होगा, ए के साथ ये तीनों के तीनों आएगा। ए के साथ कौन आएगा, ए के साथ ये तीनों के तीनों आएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये बी के साथ फिर तीनों के तीनों आएगा। क्लियर है? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक समुच्चय का निर्माण करेंगे जो कि क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन कहलाएगा। अब यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से कैसे लिख सकते हैं, पहले ए के साथ यहाँ पर पहले ब्रैकेट दे देंगे, ये ए आएगा, ए के साथ यहाँ पे 1 आएगा, तो ए कोमा 1 हो जाएगा। ये पहला इसका एलिमेंट हो गया इस कार्तीय गुणन का। फिर ए के साथ कौन आएगा, तो ए के साथ 2 आएगा। फिर ए के साथ कौन आएगा, 3 आएगा, तो ए के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये किसी कहीं पर भी समझने में दिक्कत होगा जरूर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा। मैं कमेंट भी देख रहे, किसी पर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत बताना है। अब आगे अगर हम बात करते हैं बी का, तो बी के साथ 1, तब यहाँ पर बी, यहाँ पर तो ये कंप्लीट हो गया ना ए वाला, तब बी के साथ यहाँ पर फिर 1 आएगा। फिर यहाँ पर कोमा दे दे के लिखना है, बी के साथ यहाँ पर फिर 2 आएगा, और बी के साथ यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब बी वाला भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये पूरा एक समुच्चय बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ए और बी का। अब इसको पलट देंगे, अगर बी गुने ए निकालेंगे तो वो अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। निकाल के चेक कर सकते हैं, जब बी गुने ए निकालेंगे तो अलग आएगा। चलिए अगर हम यहाँ से बी गुने ए निकालते हैं तब हमको क्या मिलने वाला है वो भी देख लेते हैं। अगर हम बी गुने ए निकालते हैं तो ध्यान यही रखना है, पहले बी लिखे है तो पहले बी का एलिमेंट आएगा और तब ए का एलिमेंट आएगा। तो बी में पहले कौन है, 1 है, तो यहाँ पर पहले 1 के साथ, तो 1 के साथ पहले ए आएगा, और फिर 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ यहाँ पे बी आएगा, तो 1 को क्या होगा, बी होगा। क्लियर है? तो 1 के साथ ये दोनों आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा एलिमेंट इसका 2 है, तो 2 के साथ फिर क्या आएगा, 2 के साथ ए आएगा। फिर यहाँ पे 2 के साथ कौन आएगा, 2 के साथ बी आएगा। ये भी ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा का बात करेंगे, यहाँ पे 3 के साथ कौन आएगा, ए आएगा, और फिर 3 के साथ कौन आएगा, बी आएगा। तो ये 3 के साथ क्या आ जाएगा, बी आएगा। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो ये बी गुने ए हो गया, ये ए गुने बी हो गया। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं। इतना बात आप सभी लोग को क्लियर है? तो चलिए हम लोग चलते आगे देखते हैं। तो ये जरूरी था हम लोग 12 में जो पढ़ना है, उसके लिए ये जरूरी था कि आपको कार्तीय गुणन आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए समुच्चय का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे लास्ट में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ आपको मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को करेंगे। आप लोग खुद भी एक कॉपी रखिए पास में, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, देखिए बनाने आ रहा है कि नहीं, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रहा है तब जाके इस सोल्यूशन को यहाँ पर ध्यान से देखना है। चलिए सेम चीज यहाँ पर बोला गया है कि एक जी समुच्चय दिया हुआ है, एक एच समुच्चय दिया हुआ है, जी गुने एच निकालना है, फिर एच गुने जी निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन निकालना है। अब देखिए हमको पहले हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, पहले जी गुने एच निकालते हैं। तो जी गुने अगर एच निकालते हैं तो हम लोग निकालना जान चुके हैं कि जी पहले आया है, मतलब जी के साथ पहला इसका एलिमेंट क्या है, 7। 7 के साथ ये तीनों लिखाएगा, एक होगा 7,5। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी समझ सकता है। तो दूसरा क्या होगा, 7,4 होगा। तीसरा क्या होगा, 7,2 होगा। उसके बाद बात करेंगे तो 8 के साथ आएगा, 8,5 आएगा। फिर 8 के साथ आएगा, 8,4 आएगा।
फिर 8 के साथ आएगा तो 8,2 आएगा, तो 8 के साथ भी तीनों आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इतना नंबर ऑफ एलिमेंट इसका आ गया, कार्तीय गुणन हो गया इसका। ये G गुने H निकला। सेम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, H गुने G निकाल सकते हैं। तो अगर H गुने G का बात करेंगे तो H गुने G कैसे निकालेंगे? तो अब ऐसा है कि H गुने G निकालने के लिए ये सब ब्रैकेट देना नहीं भूलना है। देखिए जब भी एक समुच्चय लिखते हैं तो समुच्चय हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखाता है। इसका एलिमेंट क्या होता है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जब इसका एक एक एलिमेंट रहता है तब। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जितना ब्रैकेट देंगे छोड़ना नहीं है, फिर लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो G गुने H लिखना मतलब पहले H का एलिमेंट आएगा, मतलब इस 5 का पहले 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, फिर उसके साथ 4 के साथ, फिर 2 के साथ। तो पहले 5 के साथ लिखते हैं तो 5 को यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5,8 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 5 वाला खत्म हो गया, 4 वाला आएगा, 4 के साथ यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 4 के साथ क्या आएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार से अब 2 वाला आएगा, तो 2 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, और 2 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो 2 को क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल चुकी है, G गुने H और H गुने G। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? निकालने में किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए यस सर, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे अगर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने, कार्तीय गुणन, कोई डाउट नहीं है किसी में भी, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए यस सर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, अब हम लोग समझने वाले हैं संबंध के बारे में। तो संबंध के बारे में हम लोग समझेंगे, संबंध क्या होता है। अभी हम लोग समझ रहे थे किसके बारे में, कार्तीय गुणन के बारे में। कार्तीय गुणन से रिलेटेड क्या है, संबंध है। संबंध का भी डिफिनेशन आपको सामने दिख रहा है। संबंध का डिफिनेशन आप लोग एक बार ध्यान से जरूर पढ़ ले। और वैसे कि डिफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है मैथ में, फिर भी आप डिफिनेशन जानते हैं तो आप डीप नॉलेज रखते हैं मैथ में, समझिए। तो डिफिनेशन पढ़ना जरूरी है। चलिए डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है, किसी अरिक्त समुच्चय, फिर से वही अरिक्त मतलब जो जिस समुच्चय में मतलब जिस समुच्चय में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फाई समुच्चय नहीं होना चाहिए। फाई मतलब होता है उसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं है। तो ऐसा कोई समुच्चय जिसमें एलिमेंट होना चाहिए। तो दो समुच्चय ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं, एक बी ले रहे हैं। में संबंध कार्तीय गुणन ए गुने बी का एक उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी कार्तीय गुणन लिखे हैं, ए और बी अगर निकालते हैं उसमें जितना भी कार्तीय गुणन आएगा तो उसी में से कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका उप समुच्चय जो होगा वही क्या होता है, संबंध होता है। वही क्या होता है, रिलेशन होता है। वही क्या होता है, रिलेशन होता है। तो उसी चीज को लिखा जा रहा है, इसमें युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित। जैसे कि हम दो चीजें लिखते हैं, यही घटक होता है, इसको हम लोग बोले थे कि इसको हम लोग प्रथम घटक कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय घटक कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। ये दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध रहेगा, ये दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। जब ये कार्तीय गुणन लिखते हैं, इसका दो घटक लिखते हैं ए और बी, ये दोनों घटक के बीच में अगर कोई संबंध नजर आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं या रिलेशन कहते हैं। सिंपल चीज है कि ये दोनों घटक के बीच में कोई ना कोई संबंध हमको नजर आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्वितीय घटक जो होता है प्रथम घटक का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। जो ये द्वितीय घटक होता है, ये द्वितीय घटक है, जो कि प्रथम घटक का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कोई पूछेगा कि ए का प्रतिबिंब क्या है, कोई हमसे पूछेगा कि ए का प्रतिबिंब क्या है तो हम लोग क्या कहेंगे, बी कहेंगे। अगर कोई हमसे पूछेगा कि ए का प्रतिबिंब क्या है तो हम लोग क्या बताएंगे, बी बताएंगे। इसका मतलब यही इस स्टेटमेंट का कि द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। मतलब ए का कोई प्रतिबिंब पूछेगा, ऐसे घटक लिख दिए है, ऐसे हम लोग क्या कार्तीय गुणन लिखे हैं ना, तो ये जो इसमें ए होगा, तो ए का प्रतिबिंब अगर पूछेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बी कहेंगे। इसका सिंपल मतलब यही है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और इसको अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये संबंध क्या होता है इसके बारे में। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए ए एक समुच्चय दिया हुआ है और आर जो है
एक रिलेशन दिया हुआ है, यही संबंध दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ पर ए एक समुच्चय दिया हुआ है। ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। और दूसरा यहाँ पे आर एक रिलेशन दिया है, संबंध दिया हुआ है। संबंध यहाँ पर दिया हुआ है या एक्स और वाई, ये एक्स वाई अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए। संबंध और रिलेशन का मतलब है कि ये दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस रिलेशन में दे दिया है दोनों के बीच में क्या संबंध बताया जा रहा है कि जो y है वो x से क्या है, एक बड़ा है। इसका मतलब ये है ना, y बराबर क्या लिखा हुआ है, x+1 लिखा हुआ है। तो ये दोनों के बीच में यही संबंध बताया जा रहा है। देखिए ये लाइन बताता है सच दैट, ये समुच्चय लिखने का तरीका होता है। समुच्चय का थोड़ा बहुत पढ़े होंगे मैथ में, जितना जरूर पता होगा कि ये तो हो गया कार्तीय गुणन हो गया x को y, ठीक। और x और y के बीच में कुछ संबंध बताना है, इसका मतलब होता है ये सच दैट। अब उसके बाद बताता है कि x और y में क्या संबंध है। तो x y के बारे में बताया जा रहा है कि x से क्या है, एक अधिक है। x+1 का मतलब यही है कि y का जो मान है वो x से क्या है, एक अधिक है। क्लियर है। अब यही रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन का अब जो रिलेशन है, संबंध है, वो ए के साथ ए का ही है। इसमें दो समुच्चय नहीं दिया हुआ, इसमें कितना, एक ही समुच्चय दिया हुआ है। इसीलिए जो रिलेशन यहाँ संबंध स्थापित करना है वो किसके साथ करना है, ए को ए के साथ ही संबंध स्थापित करना है। बात क्लियर है। वीडियो तो क्लियर चल रहा है, हो सकता है नेट स्लो होगा। और किसी को वीडियो चलने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है और लोगों को तो बता दिया जाए। क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो संबंध दिया हुआ है वो बताने को y जो है x से क्या है, एक अधिक है। x प्लस y का मान जो है x+1 का मतलब ये है कि इस x में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो y का मान मिल जाएगा। दोनों में यही संबंध दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो संबंध है वो a और a के बीच में ही है। मतलब यहाँ पर x वाला भी मान a से ही है और ये y वाला भी मान a से ही लेना है। ये इसके में दूसरा समुच्चय नहीं दिया हुआ है। x का भी मान a से ही लेना है, y का भी मान a से ही लेना है। लेकिन इसमें बोला है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। देखिए तीर आरेख द्वारा कैसे संबंध को दर्शाया जाता है, इसके लिए यहाँ पे बनाया जाता है एक समुच्चय। समुच्चय को ऐसे दर्शाया जाता है डायग्राम द्वारा। समुच्चय को इस प्रकार से, ये ए एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, तो 1 से लेकर 6 तक कैसे दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक दिखा दी। क्लियर है। ये पहला, यही वाला जो पहला वाला समुच्चय होता है, इसमें जो मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये एक्स का मान है। वो किसका मान है, एक्स का मान है। उसके बाद सेम सामने में एक और समुच्चय बनाया जाता है। अगर ए के साथ बी का संबंध रहता, अगर दूसरा समुच्चय दिया रहता है बी, तो यहाँ पर बी लिखते, लेकिन दूसरा समुच्चय क्या दे दिया है, ए ही दे दिया है। मतलब ए के साथ ए ही का संबंध बताना है। इसमें जो एलिमेंट होगा, इसमें जो मान होगा वाई का मान होगा, और वाई के मान में भी ये ए वाला ही समुच्चय आ रहा है। तो मतलब इसमें भी क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 सेम ही रहेगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जो x के जो मान है उस पर y का मान एक अधिक होना चाहिए। यही है ना रिलेशन, कि x का मान, अगर देखिए यहाँ x का मान पहला क्या है, 1 है, तो यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। y का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम रे डायग्राम द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक जो x का मान 1 और y का मान क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। x वाला तीर का निशान कहाँ पे, किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर x का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 1 कितना, 3 हो जाएगा। तो x बराबर 2 पे y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से जब x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ पे x का मान 4 रखेंगे तो 4 है कितना, 5 हो जाएगा। तो 4 वाला को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 पर y का मान 7 जो कि इसमें नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। अब ये हो गया हम लोग का, ये क्या आरेख द्वारा, ये डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए एक रिलेशन को।
एक रिलेशन को यहाँ साफ साफ रिलेशन में दिख रहा है कि y जो है x के साथ क्या संबंध रख रहा है, तो y का जो मान है x से हमेशा एक बारह दिख रहा है, x बराबर 1 पे y एक 2 दिख रहा है, 2 पे 3 दिख रहा है, 3 पे 4 दिख रहा है, मतलब y का मान एक 12 दिख रहा है। तो ये दोनों के बीच में संबंध को दर्शा रहा है, और संबंध को जो दर्शाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आगे चल के हम लोग फलन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये रिलेशन को दर्शाते हैं यहाँ पर आर से दिखाएंगे कि a और x और y के बीच का ये रिलेशन दिखा दिया, ये डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? अब आते हैं, दूसरा दिया हुआ है कि ये जो आर संबंध दिखा है इसका प्रांत दिखा है, सहप्रांत दिखा है, परिसर दिखा है। ये तीन शब्द आपको अभी 12th के क्लास में भी बहुत बार सुनने को मिलेगा, प्रांत, सहप्रांत, परिसर। इसको अच्छे से समझ लेना है, अभी ना सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, इसको अच्छे से समझ लेना है। ये बहुत बार देखने को सुनने को मिलेगा, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रांत का बात करते हैं। प्रांत क्या होता है? अगर प्रांत का बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। डोमेन उस एलिमेंट को बोलते हैं जो भी पहला समुच्चय में, मतलब जो भी x का मान होता है, ये x का मान तो सब है ना, तो जो भी x का मान होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। इस बात को ध्यान में रखना, जो भी x का मान होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, प्रांत होता है। तो x वाला मान क्या है, 1 2 3 4 6 तक है, तो ये 1 2 3 4 6, तो डोमेन इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका डोमेन हो गया। क्लियर है? ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब अगर बात करते हैं दूसरा, आगे क्या कहा जा रहा है, सहप्रांत कहा जा रहा है। ठीक है, तो सहप्रांत का अगर बात करेंगे तो सहप्रांत, तो जो भी ये y वाला मान है, जो भी मतलब अगला समुच्चय में जो भी एलिमेंट है, अगला समुच्चय में जो भी एलिमेंट है वो क्या होता है, तो ये सामने वाला जो समुच्चय में जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो सहप्रांत होता है। आगे वाला समुच्चय में जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, सहप्रांत होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सहप्रांत का अगर बात करेंगे, सहप्रांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोडोमेन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो सहप्रांत का बात करेंगे, कोडोमेन का बात करेंगे, तो इसमें जितना एलिमेंट होगा, दूसरा समुच्चय में जितना एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, और जो पहला समुच्चय में जितना एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये दो चीजें हम ध्यान में रखना है कि जो पहला समुच्चय में, रिलेशन में जो पहले समुच्चय में जितना भी एलिमेंट होगा वो डोमेन हो जाएगा, जो दूसरे समुच्चय में जितना एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन का अगर बात करते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोडोमेन का बात करते हैं तो 1 2 यहाँ पर सब हो जाएगा, 4 5 6, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर है? अब एक रह गया क्या, परिसर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेंज के नाम से जानते हैं। एक हम लोग का कौन सा है, परिसर। अगर हम परिसर का बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, परिसर का बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब देखिए रेंज किसको कहते हैं, तो बी वाला समुच्चय, मतलब दूसरा वाला समुच्चय में जिसका प्रतिबिंब रहेगा, जिसका प्रतिबिंब उपस्थित रहेगा वही सिर्फ रेंज कहलाता है। जो खाली रह जाता है वो रेंज में नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि एक किसी का प्रतिबिंब है का, तो एक किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। बाकी दो किसका प्रतिबिंब है, एक का प्रतिबिंब है, तीन किसका प्रतिबिंब है, दो का, तो ये सब का, ये किसी ना किसी का प्रतिबिंब है। और जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होगा, अगर वो खाली रह जाता है, वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, मतलब वो y का मान पॉसिबल नहीं है किसी भी x के लिए, y का मान वो पॉसिबल नहीं है किसी भी x के लिए, तो परिसर में गिनती नहीं आता है, ऑरेंज में गिनती नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि 1 को छोड़कर बाकी सबके सबका प्रतिबिंब है, सब ना किसी किसी का प्रतिबिंब है, तो बाकी एक को छोड़कर जितना बच रहा है वो सबका सब क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। इसमें सिर्फ एक को छोड़ देंगे तो यहाँ पर बाकी जो होगा क्या हो जाएगा, बाकी जो हो जाएगा परिसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रांत, सहप्रांत, परिसर। अब चलिए एक बार हम प्रांत, सहप्रांत, परिसर को और समझाने की कोशिश करेंगे एक नए एग्जाम्पल लेकर। प्रांत, सहप्रांत और परिसर को एक बार और समझाना चाहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, या आपको वीडियो तो हम बोल ही दिए पहले ही कि आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक।
नेट नहीं चल रहा है। अच्छा, जिनका नेट नहीं चलेगा बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा तुरंत, इसके बाद भी देख सकते हैं जब नेट चलेगा। सकता है शाम का टाइम है तो बहुत लोग का नेट स्लो चलता है, तो उसके बाद भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी देखेंगे तो वीडियो रहेगा, यूट्यूब पर हमेशा ये अवेलेबल रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हम लोग एक और स्लाइड ले लेते हैं जिसमें इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसके बाद फलन के बारे में समझेंगे। छठा स्लाइड आ गया। नहीं रहा है, ठीक है, ऐड कर लेते हैं 4 के 5 के बाद ना। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि मेरे पास दो समुच्चय दिया हुआ है। दो समुच्चय लिखते हैं, नाम ध्यान समझना है। एक एग्जाम्पल से हम लोग एक और समझेंगे, प्रांत, प्रांत, सप्रांत और परिसर। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे और अच्छे समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं, पहले एक समुच्चय ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, चलिए इतना काफी है। एक बी समुच्चय लेते हैं जिनका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लाइन देते हैं। क्लियर है? अब इसको समझना है। अब करना क्या है कि एक रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन को ध्यान समझना है। रिलेशन में एक्स और वाई के साथ एक रिलेशन होगा जिसमें वाई जो होगा एक्स स्क्वायर के बराबर है। एक रिलेशन हम दिए कि वाई का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर हम इसका बात करते हैं रिलेशन का, तो पहले दोनों को हम लोग डायग्राम द्वारा ही पढ़ेंगे। पहले पहला समुच्चय दिखा देते हैं। ये जो रिलेशन है ए और बी के साथ है, मतलब ए के साथ बी का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ए के साथ बी का रिलेशन दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए ए है और ये बी है। बी में बहुत सारे एलिमेंट है, थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं इसको। ये बी है। ए में क्या क्या एलिमेंट है, तो ये है 2, 3, 4, 5। और बी में क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब रिलेशन को ध्यान से समझना है। अगर हम बात करते हैं ए के साथ बी का जो रिलेशन दिया हुआ है, वो यहाँ पर ये एक्स का मान है और ये वाई का मान होगा इधर। ठीक, इसके साथ ये रिलेशन आर एक रिलेशन है ए और बी के साथ। तो बताया जा रहा है कि वाई का जो मान होगा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए इसमें एक और ऐड कर लेते हैं 1। अब क्लियर है? यहाँ पे 1 ऐड कर ली। अब इसमें पहला मान क्या है, एक्स का 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब 1 के साथ संबंध किसका आएगा, यहाँ समझना है। यहाँ पर 1 के साथ संबंध किसका आएगा, 1 ही का आएगा। इसलिए कि यहाँ पर x की जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब y का मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं 2 का, तो 2 का यहाँ पर मान रखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसके साथ इसका संबंध आ रहा है। अब 3 का बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा। तो यहाँ पे 3 का किसके साथ आ जाएगा, 9 के साथ आ जाएगा। बाकी का नहीं मिलेगा। 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 का स्क्वायर इसमें आएगा, नहीं है। तब बात क्लियर है? अब थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताए प्रांत किसको कहते हैं। प्रांत जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं।
तो डोमेन का अगर बात करते हैं तो बोले कि जो भी समुच्चय ए में जितना भी एलिमेंट दिया रहता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। समुच्चय ए में जितना भी एलिमेंट दिया है, कलर चेंज कर लेना चाहिए, शायद क्लियर नहीं दिख रहेगा कलर, ये कम कलर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर डोमेन का बात करते हैं तो डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन हम बोले जितना समुच्चय ए में जितना भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। मतलब समुच्चय ए का सारा एलिमेंट जो होगा 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन हो जाएगा। इसको प्रांत कहते हैं। दूसरा होता है को डोमेन। दूसरा क्या होता है, को डोमेन होता है। तो को डोमेन किसको कहते हैं, तो बी में जितना भी एलिमेंट होता है, बी में जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है वो क्या कहलाता है, को डोमेन कहलाता है। क्लियर है, जिसको हम लोग को डोमेन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेंज का। अब रेंज को ध्यान में देख देना है कि रेंज हम लोग बी वाला एलिमेंट को भी रेंज कहते हैं, लेकिन वही एलिमेंट रेंज में आता है जिसका किसी ना किसी का प्रतिबिंब हो। एक जो है 1 का प्रतिबिंब है, 4 जो है 2 का प्रतिबिंब है, 9 जो है 3 का प्रतिबिंब है, लेकिन बाकी किसी ना किसी का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। तो जिसका प्रतिबिंब मिला है वही रेंज में आता है। तो क्या आ जाएगा, 1 4 और 9 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। हिंदी में भी नाम याद रखना है, इंग्लिश में भी, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है याद नाम याद रखिए। डोमेन को हम लोग प्रांत कहते हैं, इसको हम लोग सह प्रांत कहते हैं, इसको हम लोग परिसर कहते हैं। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए कि इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी हम लोग 12 का जो सिलेबस पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग को देखने को मिलेगा। ये जितना चीजें बता रहे ये सब का सब क्या है, 11 का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब क्वेश्चन का क्या जवाब दे, पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई कीजिए लोग। आगे चलते हैं। अगला है फलन। तो हम लोग फलन के बारे में समझने, अभी तक हम लोग क्या चीज समझ लिए, तो कार्तीय गुणन समझे, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, संबंध रिलेशन के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फलन के बारे में। अब फलन देखिए, बेसिकली जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। लेकिन किस प्रकार के संबंध को हम लोग फलन कहेंगे उसको हम लोग समझने वाले हैं। अब बात किया जा रहा है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का जो संबंध होता है, यहाँ पर साफ साफ कोई चीज लिखा हुआ है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी का जो संबंध होता है एक फलन कहलाता है। वो एक फलन कहलाएगा, वही संबंध क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। लेकिन उसका कंडीशन है, कब कहलाएगा, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, अभी देखिए इसके पहले वाला में था, अभी हम तुरंत यहाँ पर एक एक चीज समझा देते हैं। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में है, मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में होना चाहिए। मतलब समुच्चय ए का जितना भी एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय ए का सबका प्रतिबिंब होना चाहिए। फलन होने का पहला कंडीशन है कि सबका प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरा क्या है, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन लगाया जा रहा है, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। सिंपल बात है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल जो लिए थोड़ा सा दिखा के समझा देते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये समुच्चय ए में जितना भी एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब है क्या, 4 का कोई प्रतिबिंब है, 5 का कोई प्रतिबिंब है, नहीं है। जब ये सबका प्रतिबिंब नहीं है तो ये तो रिलेशन है, मतलब ये संबंध है, लेकिन ये फलन नहीं है। अगर बात करेंगे तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए पहला ये कंडीशन है कि इसमें जितना भी एलिमेंट है, इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका कोई ना कोई प्रतिबिंब हमको दिखना चाहिए, तभी जाकर फंक्शन होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। सबका मतलब जितना भी एलिमेंट है इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। चलिए अब और इसको डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, अभी यहाँ पे डायग्राम से ही बात कर लेते हैं। चलिए एक हम यहाँ पे ए समुच्चय लेते हैं, एक बी समुच्चय लेते हैं। डायग्राम के तहत ही समझने की कोशिश करते हैं। 2 समुच्चय हम ले लिए, इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, इसमें ले लिए ए बी सी डी ले लेते हैं, या ई एक लिख सकते, ठीक है। अब देखिए, अब अगर बात करेंगे सबसे पहला केस क्या बनता है कि फंक्शन है कि नहीं। यहाँ पर इसके बीच में अब रिलेशन नहीं देखना है, इसके बीच में क्या देखना है, फंक्शन देखना है।
और इसमें जो ये एलिमेंट है यहाँ पे ए और बी से रिप्रेजेंट किया जा रही है, इसको हम लोग एक्स और वाई से भी दर्शा सकते हैं, इसको एक्स और इसको वाई मान सकते हैं। क्लियर है? अब ये एक्स का एलिमेंट है, ये वाई वाला मान है। अब हम एक संबंध दर्शा रहे हैं, एक संबंध दर्शा रहे हैं, वो फलन बनेगा कि नहीं बनेगा आपको बताना है। अगर इसका साथ ए वन का संबंध बी के साथ है, 2 का संबंध सी के साथ है, 3 का संबंध डी के साथ है। अब देखिए, अगर इस संबंध का बात करेंगे, 4 का संबंध किसी के साथ नहीं है, तो क्या ये फलन है क्या? ये जो रिलेशन जो दिए हैं हम, ये फलन है क्या? तो फलन का पहला फुलफिल कंडीशन क्या है? फलन का पहला फुलफिल कंडीशन ये होना चाहिए, इसमें का जितना भी एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन 4 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। क्या लिख देंगे? फलन नहीं है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे। एक और आ जाते हैं यहाँ पे और समझ लेते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये ए समुच्चय हो गया, ये बी समुच्चय हो गया, दोनों के बीच में ये रिलेशन एक दर्शा रहे। चलिए, ये रिलेशन तो फलन नहीं हुआ, तो इसको R1 R दिखा दिए, ये रिलेशन फलन नहीं है। यहाँ से अभी रिलेशन ही लिखते हैं, इसलिए वो फलन बनेगा तब ना उसको फलन लिखेंगे। अब यहाँ पे हम ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसका ये एलिमेंट मतलब ए का 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का बी है, और 3 का भी क्या है? तो 3 का बी तो रह ही सकता है ना, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है, 3 का बी रह सकता है। 3 का एक और प्रतिबिंब दिखा देते हैं, और इसका ये है सी। अब बताना है कि क्या ये फलन है कि नहीं है। देखिए, केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बोला है किसी का। अब यहाँ पे पहला कंडीशन ये है कि इसमें ए में जितना भी एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इधर देख कर पता ही चल रहा है कि इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब है। पहला कंडीशन फुलफिल है कि ए में जितना भी एलिमेंट है इसका भी प्रतिबिंब है, इसका भी प्रतिबिंब है, इसका भी प्रतिबिंब है, इसका। ए 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब दो प्रतिबिंब है, 3 का बी भी है और डी भी है, और 4 का सी प्रतिबिंब, मतलब सबका प्रतिबिंब है। पहला कंडीशन फुलफिल है। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दूसरा कंडीशन में बोला है कि एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 का दो प्रतिबिंब है, इस कारण से ये क्या है? फलन नहीं है। फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों? तो इसलिए 3 का दो प्रतिबिंब है, और ये बोला है कि केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी फलन नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना, सेम ही एग्जाम्पल हम लेकर देखेंगे जिससे समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ये रिलेशन दिखाना है। देखिए, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है। अब यहाँ बात कर लेते हैं पहला कंडीशन फलन का क्या है। तो पहला कंडीशन है कि जितना भी समुच्चय ए में एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब होना चाहिए, तो सबका प्रतिबिंब है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का भी प्रतिबिंब है, 2 का भी प्रतिबिंब है, 3 का भी प्रतिबिंब है, 4 का भी प्रतिबिंब है। दूसरा है कि केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो 1 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है। भले ही 2 और 3 का सेम प्रतिबिंब है, लेकिन है तो एक ही प्रतिबिंब ना। 2 का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 4 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें नहीं ढूंढना, इसमें देखना है कि सबका प्रतिबिंब बनना चाहिए और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है आर एक क्या है? फलन कहलाएगा। आर का यहाँ पे फलन है। जब ऐसा रिलेशन मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। तो ये फलन का डिफिनेशन होता है, ध्यान में रखना। अब फलन को दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। अब जो एलिमेंट इसमें का है, जैसे मान लो कि ये इसको ए से दिखा दिए, इसको बी से दिखा दिए, बी कहते हैं ये एक्स से दिखा दिए, वाई से दिखा दिए। तो फंक्शन को कैसे दिखाते हैं? फलन को कैसे दिखाते हैं? तो फलन को दिखाते हैं जो यहाँ पर मान रहता है उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे दर्शा सकते हैं कि एफ ऑफ 1 का जो मान है वो कितना है? ए है। एफ ऑफ 2 का जो मान है वो कितना है? यहाँ से देख सकते हैं बी है। वैसे ही एफ ऑफ 3 का जो मान है कितना है? बी ही है। और एफ ऑफ जो 4 का मान है वो कितना है? डी है।
इस तरह से फलन को दर्शाया जाता है। ये फलन का मान को दिखाने का तरीका हो गया, इस तरह से दर्शा सकते हैं। फलन को एक और प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रतीक का मतलब क्या है, यहाँ पर भी ये भी ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। फलन में इसको हम लोग फलन कहते हैं, ये पहला समुच्चय होता है, ये दूसरा समुच्चय होता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। जब हम लोग फलन को दिखाते हैं तो यहाँ पर ये होता है सच दैट a to b होता है। तो ये पहला समुच्चय होता है, ये दूसरा समुच्चय होता है। तो ये फलन हो गया। आप फलन को f से दर्शा दिए, और ये जो होता है, जो पहला समुच्चय होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सहपरांत कहते हैं, सहपरांत कहते हैं। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। परांत को हम लोग इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, इसके पहले भी बताए थे। इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन के नाम से जानते हैं। इतना चीजें फलन के बारे में आपको ध्यान में रख लेना है। सभी को क्लियर है फलन के बारे में? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये था बेसिक जो 11 का पार्ट था, 11 का पार्ट को समझना जरूरी था, तभी जाकर हम लोग 12 का पार्ट को समझ सकते थे। इसलिए हम आज बेसिक क्लास लेकर आए थे। जो 11 का रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर दिया हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा एक बार क्या करें, ब्रीफ आइडिया दे दे, जिससे बच्चे को 12 का पोर्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगले क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन 12th में जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो भी बच्चे 12th का तैयारी कर रहे हैं, जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये बैच शुरू किया गया है। तो जो भी बच्चे हैं उनको जरूर सेशन को बारे में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे सिर्फ मैथ का ही क्लास नहीं, आपको फिजिक्स का भी क्लास देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री का भी क्लास देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी क्लास देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।